मैंने अचानक खेल खत्म करने का फैसला कर लिया। हुमायूं मिर्जा जूं ही आगे आया, मैंने अपने जिस्म को हाथों पर बैलेंस किया और उसकी कमर में टांगों से कैंची डाल ली। उसने बहुत हाथ पांव मारे, मगर अब मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने 2 ही झटकों में कड़ों में लगी हुई जंजीरें तोड़ ली। फिर मैंने हाथों से वो कड़े भी निकाल फेंके। जंजीरें टूटने की वजह से मैं जमीन पर गिर गया था, मगर मैंने हुमायूं मिर्जा को नहीं छोड़ा। वो चाहता तो आवाज देकर अपने आदमियों को बुला सकता था, मगर वो तो हैरत से मुझे जंजीरें तोड़ते देख रहा था। आजाद होने के बाद मैंने झपट कर कमरे का दरवाजा अंदर से बोल्ट किया। उस वक्त मैं ये भूल गया था कि हुमायूं मिर्जा मुसल्ला भी है। उसने अचानक अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और फायर करने ही वाला था कि मैंने नजदीक रखी हुई एक बाल्टी उस पर उछाल दी। बाल्टी से उसे चोट तो नहीं लगी, मगर वो वक्ती तौर पर बौखला गया। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफी थी। मैंने छलांग मार के उसे दबोच लिया। मैंने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली और कहा, तू भी मार्शल आर्ट्स का माहिर है ना, चल फिर मुझसे मुकाबला कर। हुमायूं मिर्जा सख्त लहजे में बोला, तुम आग से खेल रहे हो कामरान। मैंने कहा, आग से तो मैं बचपन से खेलता आया हूँ, मेरी फिक्र छोड़ो। असल में तो आग से अब तुम खेलोगे, जब यही हशर मैं तुम्हारा करूंगा। मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें भी अंदाजा हो कि बेलिबास होने के बाद आदमी अपनी ही नजरों में कितना जलील हो जाता है। साथ ही मैंने उसके चेहरे पर एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जोरदार थप्पड़ खाकर वो बेहोश हो जाए। वो हल्का थप्पड़ ही इतना जोरदार था कि उसके मुंह से खून बह निकला, मगर था वो भी मर्द। उस वक्त भी उसने अपने किसी आदमी को आवाज न दी। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अभी तक मेरी आहनी गिरफ्त में था। मैंने दूसरे हाथ से उसका रिवॉल्वर छीन लिया और जहरीले लहजे में कहा, अपने कपड़े उतार दो। उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, और मुझे मुर्दा लोगों के कपड़े चुराने का कोई शौक नहीं। मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं है कि मैं मुर्दों का माल खाता फिरूं। मैंने रिवॉल्वर बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। हुमायूं मिर्जा नताइज की परवाह किए बगैर मुझसे लिपट गया, या फिर उसे यकीन था कि मैं इस भरे पूरे थाने में फायर करने की हिमाकत नहीं करूंगा। वो पुलिस कमिश्नर था और इंसानी नफ्सियात से भी अच्छी तरह वाकिफ था। मेरी गुफ्तगू से भी उसने अंदाजा लगा लिया था कि मैं फिलहाल उसकी जान लेने का इरादा नहीं रखता। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया ताकि वो हुमायूं मिर्जा के हाथ न लग जाए। इस दौरान में उसका घूंसा मेरे सर पर पड़ चुका था। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर वजनी हथौड़ा दे मारा हो। लम्हे भर को मेरा सर चकरा गया। मुझे हैरत भी हो रही थी कि उमूमन पुलिस कमिश्नर या आईजी रैंक के लोग इस किस्म की जिस्मानी मुशक्कत के आदी नहीं होते, मगर हुमायूं मिर्जा शायद पाबंदी से एक्सरसाइज करता था। वाकई वो मार्शल आर्ट्स का भी माहिर लग रहा था, क्योंकि सर पर पंच मारते ही उसने राउंड किक मारने की कोशिश की थी, जिसे मैं बचा गया। दूसरे पुलिस कमिश्नर के मुकाबले में हुमायूं मिर्जा की उम्र भी कम थी और वो ज़हीन भी था। सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि वो अल्फाज का धनी था। उसने अब तक मदद के लिए अपने किसी आदमी को आवाज नहीं दी थी, वरना वो चाहता तो अभी उसके मातहतों की भीड़ लग जाती। मैंने सिर्फ दरवाजा ही तो बोल्ट किया था, उसे तो कोई भी भारी तनोतोष का आदमी एक धक्के से तोड़ सकता था। मैंने उसके 2-3 बहुत कारी वार बचाए। फिर जब जरा मेरे सर का चक्कर खत्म हुआ तो मैंने उससे कहा, अपनी हड्डी पसली तुड़वाए बगैर मेरी बात मान लो कमिश्नर साहब, वरना महीनों बिस्तर पर एड़ियां रगड़ोगे। उसने उछलकर फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। बोला, यू बास्टर्ड। मैंने थोड़ा सा तिरछा होकर दाएं हाथ से उसकी लात पकड़ ली और उसे जोरदार झटका दिया। मुझे उम्मीद थी कि उसका जोड़ घुटने के पास से निकल गया होगा, मगर उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। मैं फौरन समझ गया कि वो मार्शल आर्ट्स का कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा माहिर है। यह भी मार्शल आर्ट्स ही की एक टेक्निक है। मुखालिफ अगर किसी जोड़ को झटका दे तो उस जोड़ को फौरन ही ढीला छोड़ दिया जाए। हुमायूं मिर्जा ने यही किया था। मैं उसे थका के और दौड़ा कर मारना चाह रहा था, मगर वो अपनी एनर्जी बहुत संभाल कर रख रहा था। मुझे एक एडवांटेज हासिल था, वो मुझ पर तशद्दुद करके पहले ही निढाल हो चुका था, मगर इसके साथ मेरी हालत भी खराब थी। मैंने एकदम उस पर छलांग लगा दी और उसे लिए हुए फर्श पर गिर गया। फिर मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और कमर के गिर्द टांगे कैंची की तरह कस दी। फिर मैंने उसकी कमर पर टांगों का दबाव बढ़ाया तो तकलीफ से उसका चेहरा मस्ख हो गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, वर्दी उतार दो हुमायूं मिर्जा। जवाब में उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। मैंने भिन्ना कर उसकी नाक पर जोरदार टक्कर मारी। उसके नाक से खून बहने लगा, मगर उसकी नक्सीर न फूटी। बस खून की एक पतली सी लकीर नाक से निकलकर होंठों तक फैल गई। मैं नहीं चाहता था कि उसकी वर्दी खराब हो, क्योंकि मैं वही वर्दी इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका था। मैंने अपनी आस्तीन से उसका चेहरा साफ कर दिया और उसे छोड़कर खड़ा हो गया। मैंने तपे हुए लहजे में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ हुमायूं मिर्जा, अपनी वर्दी उतार दो, वरना मैं तुम्हारे ही रिवॉल्वर की तमाम गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा।
वो फर्श पर पड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। मैंने झुककर उसके बाल पकड़े और झटके से उसे उठाने की कोशिश की। उसका वजन भी अच्छा खासा था। बालों को झटका लगा तो वो तड़प कर रह गया। मैंने पुश्त से एक मर्तबा फिर उसकी गर्दन दबोच ली, जैसे माहिर सपेरे उमूमन खौफनाक और जहरीले सांपों को पकड़ते हैं। ये मेरा बहुत खौफनाक दाव था। इसमें दबाव थोड़ा सा बढ़ जाता या शिकार खुद ही मज़ाहमत करता तो उसका मन का टूट जाता। मैंने बिफरते हुए लहजे में कहा, अपनी वर्दी उतार दो। मुझे भी कुछ जिद सी हो गई थी। मैं चाहता तो उसे बेहोश करके भी उसकी वर्दी ले सकता था, मगर मैं होशो हवास में रखकर उसे इतना जलील करना चाहता था जितना उसने मुझे किया था। हुमायूं मिर्जा ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने उसकी गर्दन पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। तकलीफ के मारे उसका चेहरा मस्क हो गया, मगर उसने गर्दन छुड़ाने के लिए जरा भी मज़ाहमत न की। शायद वो भी जानता था कि अगर उसने मज़ाहमत की तो गर्दन का मनका टूट जाएगा। उसकी कुव्वत मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। मैंने बाएं हाथ से उसकी शर्ट पैंट से बाहर घसीट ली। फिर बटन खोलने में मुझे ज्यादा देर न लगी। शर्ट उतारते वक्त उसने कुछ मज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर मैंने अपने घुटने से उसकी रीढ़ की हड्डी पर बस इतनी ही ज़रब लगाई कि वो टूटने न पाए। तकलीफ की शिद्दत से वो दोहरा हो गया। फिर बकिया काम मेरे लिए बहुत आसान था। उस वक्त तो खैर मैंने इतना गौर नहीं किया था, मगर अब मैं अपनी उस वक्त की हालत पर गौर करता हूँ तो बेतहाशा हंसने लगता हूँ। ये तसव्वुर ही मेरे लिए मज़े का खेज है कि खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने वाला आयरन मैन उस वक्त बेलिबास हालत में अपने एक दुश्मन से बरसरे पैकार था। हुमायूं मिर्जा की वर्दी मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट तो नहीं थी, मगर इतनी टाइट भी नहीं थी। सिर्फ उसका सीना मेरे मुकाबले में कुछ कम था। जूते अलबत्ता बिल्कुल फिट थे। मैंने भी उसे बिल्कुल बेलिबास करके उसी तरह बांध दिया जैसे उसने मुझे बांधा था। फिर मैंने वही ठोस आबनूसी डंडा उठा लिया और हुमायूं मिर्जा से कहा, अब ये डंडा जब उतनी ही कुव्वत से तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा तो तुम्हें एहसास होगा कि दूसरे के जिस्म पर चोट कैसे लगती है। उसने बेपरवाही से कहा, मैंने जब पुलिस डिपार्टमेंट चूज किया था तो ये सब कुछ मेरे जहन में था। 20 मरतबा मुजरिमों और बदउनवान लोगों से मेरा टकराव हो चुका है। मैंने अपने जिस्म पर गोलियां भी खाई हैं। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने मज़े का खेज लहजे में कहा, मगर जिस पोजीशन में तुम इस वक्त हो वो यकीनन तुम्हारे लिए नई बात होगी। जब तुम्हारे मातहत तुम्हें इस लिबास फाखिरा में देखेंगे तो कितने खुश होंगे। ये कहकर मैंने वो ठोस डंडा उसके सर पर रसीद कर दिया। उसके सर से खून बहने लगा। मैंने फिर उसके पेट, कमर, शानों और हर उस जगह को निशाना बनाया जहां जहां मुझे चोटें आई थीं। मगर शाबाश है उस मर्द बच्चे पर, उसने अपनी चीखों को मेरी तरह हलक में घोंट लिया। मैंने यूं ही गैर इरादी तौर पर पैंट की जेब में हाथ डाला तो मेरा हाथ किसी पैकेट से टकराया। मैंने निकाल कर देखा तो वो सिगार का पैकेट था। मैंने पैकेट में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया और खूब गहरा कश लेने के बाद हुमायूं मिर्जा से कहा, अब तुम ये बताओ, तुम पुलिस की आड़ में किस गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम करते हो? उसने बेनियाजी से कहा, मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। मेरा खानदान सदियों से यहाँ आबाद है और हमारा शुमार मुअज़्ज़ज़ीन में होता है। मुझे भला किसी एजेंसी के लिए काम करने की क्या जरूरत है? मैं हुमायूं मिर्जा हूँ, कामरान नहीं, जो अपने ही मुल्क की जड़ें खोखली करके फख्र महसूस करता है। उसकी इस बात पर वाकई मेरा खून खौल उठा। मैंने सिगार का जलता हुआ सिरा उसके सीने पर लगा दिया। इंसानी गोश्त और बाल जलने की नागवार सी चिरांद कमरे में फैल गई। फिर मैंने सिगार के जलते हुए सिरे से उसकी पीठ पर कामरान लिखा। इस कोशिश में मुझे कई बार सिगार सुलगाना पड़ा। मैं चाहता था वो चीखे, गिड़गिड़ाए, मुझसे रहम की भीख मांगे, मगर वो तो जैसे पत्थर का बन गया था। उसके मुंह से हल्की सी आवाज भी न निकली। इस तमाम अमल में 10 मिनट लग गए। मैंने हंसते हुए कहा, अब मैं जा रहा हूँ। जीभ भी तुम्हारी ही इस्तेमाल करूंगा। अव्वल तो कोई ध्यान ही नहीं देगा और अगर देगा भी तो मारा जाएगा। वो बोला, ये भी तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम किसी कांस्टेबल या हवालदार की वर्दी में नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर की वर्दी में हो। तुम पे तो हर आदमी तवज्जो देगा। मैंने सफाक लहजे में कहा, तो फिर हर आदमी मारा जाएगा। तुम्हारे जिस्म पर मेरा नाम नक्श हो चुका है जो हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें भी ठिकाने लगा दूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। भारतीय पुलिस का हर अफसर तुम्हें देखकर मेरे नाम से लर्जेगा। और एक बात और सुन लो, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, इन लोगों में मेरा कोई साथी नहीं है। उस गोरे एल्बर्ट के पास कुछ अहम नौयत के कागजात और माइक्रोफिल्म्स थी। मैं उन्हीं के लिए वहां गया था। दूसरे लोग भी उन्हीं चीजों में इंटरेस्टेड थे। वो कागजात न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए अहम हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट में भी उनकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। मुझे अफसोस है कि वो कागजात मैं उस गोरे से हासिल नहीं कर सका। मैंने पी कैप खासी झुकाकर सर पर जमाई, हुमायूं मिर्जा का रेबैन का चश्मा लगाया और गर्दन थोड़ी सी झुकाकर छड़ी बगल में दबा ली। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा।
बहुत एतमाद से दरवाजा खोला और नपे तुले कदम रखता हुआ बाहर आ गया। बाहर निकलते ही हुमायूं मिर्जा ने चीख कर आवाज दी, गोपाल दास। मैं फुर्ती से दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और हुमायूं मिर्जा के सर पर रिवॉल्वर के दस्ते से जरब लगाई। वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर गोपाल दास वहां पहुंच गया। उस वक्त मेरी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। हुमायूं मिर्जा की गर्दन ढलकी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। गोपाल दास ने मुअद्दब लहजे में कहा, यस सर। मैंने खांसते हुए भर्राई हुई आवाज में कहा, ड्राइवर से कहो जीप यहीं ले आए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। गोपाल दास ने जल्दी से कहा, ओके सर। फिर आहिस्ता से बोला, इसका क्या करना है सर? मैं जवाब देने से पहले बुरी तरह खांसने लगा। फिर बोला, इसे इसी तरह लटका रहने दो, मैं वापसी में इसे देखूंगा। गोपाल दास ने एड़ियां बजाकर सैल्यूट किया, यस सर, और तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। मैंने हुमायूं मिर्जा का मजीद टच देने के लिए सिगार भी सुलगा लिया। मैं उसे सिगार पीते देख चुका था, इसलिए बिल्कुल उसी अंदाज में सिगार होंठों में दबाने की कोशिश कर रहा था। 2 मिनट से भी कम वक्त में गोपाल दास ने आकर इत्तला दी कि जीप आ गई है सर। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, कमरे का दरवाजा बंद कर दो और जब इसे होश आ जाए तो पानी पिला देना। वो बोला, ओके सर। वो चेहरे मोहरे से मुझे खासा पुराना और घाघ इंस्पेक्टर लग रहा था। हैरत मुझे इस बात पर थी कि उसने अभी तक मेरे और हुमायूं मिर्जा के फर्क को महसूस क्यों नहीं किया था। इसकी एक ही वजह हो सकती थी कि गोपाल दास को हुमायूं मिर्जा के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। मुमकिन है हाल ही में या एक आध दिन पहले ही उसकी पोस्टिंग यहाँ हुई हो, या मुमकिन है हुमायूं मिर्जा इस थाने में पहली दफा आया हो। हमारे यहाँ भी तो स्पेशल इंटेरोगेशन सेल्स होते हैं जहाँ आईजी रैंक के ऑफिसर खास मौकों पर जाते हैं। बहरहाल कुछ भी था, उस वक्त गोपाल की ये लाइल्मी मेरी खुशकिस्मती बन गई। मैं सिगार पीता हुआ सर झुकाए कमरे से बाहर निकला तो गोपाल दास कमरे का दरवाजा बंद करने लगा। सामने ही जीप खड़ी थी, उसके साथ ही ड्राइवर भी मौजूद था। मुझे देखकर वो एकदम मुस्तैद हो गया। उसकी आंखों में मुझे उलझन के तासुरात भी नजर आए, मगर वो मुंह से कुछ न बोला। मैं जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मेरे बैठते ही ड्राइवर भी जीप में सवार हो गया और इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, क्या बात है सर, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है, हॉस्पिटल चलूं? मैंने नफी में सर हिलाया और सिगार का कश लेने लगा। ड्राइवर ने जीप आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूं सर। आपकी तबीयत कितनी ही खराब हो, मगर आप ड्राइविंग हमेशा खुद ही करते हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस दौरान मैं जीप थाने की इमारत से निकलकर मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं जानता था कि ड्राइवर से खुद को छुपाना बहुत मुश्किल होगा। वो दिन रात हुमायूं मिर्जा के साथ रहता था, उसकी एक एक हरकत नोट करता होगा, और क्या अजब कि अब तक वो मुझे पहचान चुका हो और खामोशी से जीप थाने में ले जाए। मैंने अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया और ड्राइवर के पहलू से लगाकर कहा, अपने काम से काम रखो, तुम्हें शायद ज्यादा बोलने की बीमारी है। ड्राइवर यूं उछला जैसे बिच्छू ने उसे डंक मारा हो। उसके बिदकने से जीप बुरी तरह लहराई और सामने से आते हुए एक तांगे से टकराते टकराते बची। ड्राइवर बौखला कर बोला, तुम कौन हो? कमिश्नर साहब कहाँ हैं? मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, मैं अमिताभ बच्चन हूँ और कमिश्नर साहब अपने दफ्तर में उल्टे लटक रहे हैं। फिर मैंने लहजे को सफाक बनाते हुए कहा, मगर तुम्हें तो उल्टा लटकने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल न किया तो मैं तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी लाश यहीं कहीं फेंक दूंगा। तुमने शायद मेरा नाम सुना होगा। मैंने उसे मजीद दहशतज़दा करना चाहा, कहा, मेरा नाम कामरान है। वो बड़बड़ाया, कामरान? फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया और वो उछल कर बोला, कामरान? आप कामरान हैं? वही कामरान जिसके फोटो अखबार में छपे थे। मैंने तवील सांस लेकर कहा, हाँ मैं वही कामरान हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वो जल्दी से बोला, मेरा नाम नजीर अहमद है जी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम भी मुसलमान हो। यहाँ पुलिस में मुसलमान भी अच्छी खासी तादाद में हैं। वो फलसफियाना अंदाज में बोला, मुसलमान कब हैं जी? मुझे भी कमिश्नर साहब की सिफारिश पर नौकरी मिली है। यहाँ सरकारी मुलाजमतों में मुसलमान आटे में नमक क्या बल्कि न होने के बराबर हैं। मैं बीए पास हूँ और प्राइवेट एमए की तैयारी कर रहा हूँ, मगर 4 साल तक जूतियां चटखाने के बावजूद कहीं मुलाजिमत नहीं मिली। फिर कमिश्नर साहब ने मुझे पुलिस में कांस्टेबल भर्ती करवा दिया। असल में अब्बा अभी तक कमिश्नर साहब के वालिद की गाड़ी चलाते हैं। वो ड्राइवर नजीर काफी बातूनी था। मैंने कहा, अच्छा अब खामोशी से चलो, मुझे बातों में लगाकर कहीं और मत ले जाना। नजीर बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं कामरान साहब? वो एकदम उदास हो गया। बोला, मेरा पूरा घर आपका दीवाना है, वो लोग आपको हीरो समझते हैं। जब कोई मुसलमान, खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचाता है तो यहाँ के लोग उसे हीरो समझ बैठते हैं। मैंने मुंह बनाकर कहा, अरे कैसा हीरो? कहाँ का हीरो? मैं तो खुद अपनी जिंदगी से आजिज हूँ, भाग भाग कर थक गया। हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक है कि मैं हिंदुओं का दुश्मन हूँ और जो हिंदुओं का दोस्त हो वो भी मेरा दुश्मन है। मैंने तुम्हारे कमिश्नर साहब का वो हशर किया है कि देखने वाले इबरत पकड़ें।
उसने एकदम ब्रेक लगा दिए। मैं बुरी तरह डैशबोर्ड से टकरा गया। वो खुद भी बुरी तरह स्टीयरिंग से टकराया। मैंने खुश्क लहजे में कहा, क्या हुआ नज़ीर? मैंने रिवॉल्वर दोबारा निकाल लिया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा और ज़ारो कतार आंसू बहाते हुए बोला, आपने कमिश्नर साहब को मार दिया? आपने उन्हें मार दिया क्या? मैंने उसे झिड़क कर कहा, पागल मत बनो। मैंने ये कब कहा है कि मैंने हुमायूं मिर्जा को मार दिया है? हाँ, मैंने उसका वो हशर किया है कि वो जब तक जिंदा रहेगा मुझे याद रखेगा। नज़ीर ने अफसरदगी से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया कामरान साहब। उसने जीप आगे बढ़ा दी। बोला, साहब तो खुद आपसे मिलना चाहते थे, वो तो खुद आपको पसंद करते हैं। मैंने नफरत से होंठ सुकेड़ कर कहा, पसंद करते हैं? उन्होंने तो मुझे वहां तमाशा बना दिया था, सरेआम मुझे नंगा कर दिया। नज़ीर ने कहा, यह उनकी मजबूरी है कामरान साहब। पुलिस का पूरा महकमा उनके खिलाफ है। पहली बात तो यह कि वो मुसलमान हैं, दूसरा यह कि वो रिश्वत के नाम से भी चिढ़ते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ बहुत से नेता भी उनके खिलाफ हैं। अगर उनके खानदान के लोग कांग्रेस में बड़े ओहदों पर न होते तो अब तक किसी इल्जाम में फंसाकर उन्हें जेल भेज दिया गया होता। आपका केस खास तौर पर उन्हें दिया गया है। इससे पुलिस डिपार्टमेंट को दोहरा फायदा होगा। पुलिस का हर अफसर ये फर्ज किए बैठा है कि कामरान किसी छलावे या जिन का नाम है, उसे पकड़ना ऐसा ही है जैसे हवा को पकड़ना हो। कामरान की तलाश में निकलने का मतलब है नाकामी या मौत। आपकी गिरफ्तारी के बाद वो ये भी देखना चाहते होंगे कि कमिश्नर साहब आपसे क्या सलूक करते हैं। मैंने उलझ कर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, मैं कहना ये चाहता हूं कि साहब अपने तौर पर आपसे कोई काम लेना चाहते हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि अगर किसी तरह कामरान से मेरी मुलाकात हो जाए तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैंने पूछा कि साहब आपका कौन सा काम हो जाएगा? तो वो हंस कर बोले, बहुत से ऐसे काम हैं जो इस वर्दी की वजह से मैं नहीं कर सकता, मगर कामरान कर सकता है। मगर वो मुझे मिलेगा ही क्यों? मुझे हुमायूं मिर्जा का रवैया याद आया। जब मैं उससे हाथापाई कर रहा था तो उसने अपने किसी आदमी को आवाज नहीं दी थी। वो बहुत आसानी से मुझे दोबारा गिरफ्तार कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। डंडे से मुझे कोई ऐसी ज़रब नहीं लगाई जिससे मैं वक्ती तौर पर या महीनों के लिए नाकारा हो जाता। वो तो मुझे हमेशा के लिए माजूर भी कर सकता था। अब मुझे याद आ रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना तो चाह रहा था, मगर कह नहीं पा रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है ड्राइवर ने जो कुछ कहा हो उसका एक एक लफ्ज झूठ हो। भारतीय पुलिस के एक आला अफसर को मुझ जैसे मफरूर दहशतगर्द से क्या काम हो सकता है? तभी नज़ीर ने पूछा, मैं आपको कहाँ छोड़ दूं? वो ऐसे बोला जैसे मेरा जाती ड्राइवर हो। फिर झिझकते हुए खुद ही बोला, आप मुझ पर एतमाद तो करेंगे नहीं, वरना मैं आपको अपने घर ले जाता। मेरी अम्मा और बहनें आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आपसे मिलने का शौक तो अब्बा को भी है, मगर वो ज्यादातर नई दिल्ली में रहते हैं। कमिश्नर साहब के वालिद आजकल नई दिल्ली में ही हैं। मैंने उसे टालने को कहा, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, अभी तो मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अगर वक्त मिला तो जरूर आऊंगा, और हाँ, अगर कहीं से कोई रेडीमेड पैंट शर्ट मिल जाए तो मुझे ला दो। नज़ीर बोला, इसके लिए तो हमें इलाहाबाद के बाजार जाना पड़ेगा। मैंने कहा, तो फिर वहीं चलो। पुलिस कमिश्नर की ये वर्दी मेरे लिए खतरा है। ड्राइवर ने जीप का रुख बाजार की तरफ मोड़ दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है बाजार जाकर ड्राइवर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश करे, मुझे पुलिस के हवाले कर दे या शोर मचा दे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसके साथ दुकान में जाऊंगा।